हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की शक्ति चैनल पर 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक बाज़ार, जिसका एक क्वेश्चन पहले पढ़ाया जा चुका है। ये दूसरी क्लास है जिसमें है बाज़ार की परिभाषा दीजिए, विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के लक्षणों की व्याख्या कीजिए, क्या लक्षण होते हैं, और बाज़ार के जो मुख्य तत्व हैं, तत्व पूछा जाता है तब भी एक ही बात है, लक्षण पूछा जाता है तो भी एक ही बात है, और यदि बाज़ार की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो भी यही आंसर होगा, यही उत्तर लिखेंगे। अब बाज़ार को विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछा जा सकता है, तत्व भी पूछा जा सकता है, एक ही बात है। तो बाज़ार का अर्थ जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लें कि साधारण बोलचाल की भाषा में बाज़ार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान विशेष से है जहाँ किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता एकत्र होते हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का अर्थ इससे भिन्न है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहाँ तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण वस्तु के मूल्यों में एक रूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाज़ार की परिभाषाएं भी अलग अलग दी हैं, जिसमें से हम यहाँ पर मुख्य रूप से दो परिभाषा डिस्कस कर रहे हैं। प्रोफेसर बहनम के अनुसार बाज़ार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता खरीदने वाले और विक्रेता बेचने वाले एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता रहता है। दूसरा, प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार बाज़ार एक स्थिति को बताता है जिसमें एक ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब बाज़ार के मुख्य तत्व क्या हैं, लक्षण क्या हैं, या बाज़ार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए 5 तत्व या 5 विशेषताएं या 5 लक्षण पाए जाते हैं बाज़ार के अंतर्गत। नंबर 1 है एक क्षेत्र। बाज़ार से अर्थ उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता व विक्रेता फैले रहते हैं तथा क्रय विक्रय करते हैं। दूसरा पॉइंट है एक वस्तु का होना। बाज़ार के लिए एक वस्तु का होना भी आवश्यक है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाज़ार अलग अलग माना जाता है, जैसे कपड़ा बाज़ार, नमक बाज़ार, सर्राफा बाज़ार, किराना बाज़ार, घी बाज़ार। अर्थशास्त्र में बाज़ार की संख्या वस्तुओं के प्रकार तथा किस्मों पर निर्भर करती है। यानी हम ये नहीं कहेंगे जैसे मान लीजिए नेहरू मार्केट है कि अर्थशास्त्र में की भाषा में उसे बाज़ार कहते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में उसे बाज़ार कहते हैं, अर्थात वो एक ही वस्तु का बाज़ार होना चाहिए। जैसे कपड़ा मार्केट में गए तो वहाँ खाली कपड़ा मिलता है। सराफा बाज़ार है तो वहाँ केवल गोल्ड या सिल्वर का काम होता है। बर्तन बाज़ार है तो इस तरह से एक ही वस्तु का बाज़ार होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्रेताओं व विक्रेताओं का होना। वहाँ ख़रीदार भी होने चाहिए बहुत अधिक संख्या में, और वहाँ विक्रेता बेचने वाले अर्थात दुकानें भी बहुत संख्या में होनी चाहिए। विनिमय के कारण बाज़ार की आवश्यकता होती है, अतः बाज़ार में विनिमय के दोनों पक्षों क्रेता व विक्रेता का होना आवश्यक है। किसी एक भी पक्ष के न होने पर बाज़ार नहीं होगा, उसे बाज़ार नहीं कहेंगे। मान लीजिए वहाँ विक्रेता हैं, क्रेता नहीं है, या क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं, लेकिन बेचने वाले ज़्यादा नहीं हैं। नंबर 4, स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता। बाज़ार में क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि वस्तु की कीमत संपूर्ण बाज़ार में एक समान बनी रह सके। यानी क्रेताओं को और विक्रेताओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि सभी जगह एक ही कीमत है, कीमत अलग अलग वो नहीं ले सकते, एक कीमत। बाज़ार की एक आवश्यक विशेषता यह भी है कि बाज़ार में किसी वस्तु की एक समय में एक ही कीमत हो।
यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की एक ही समय में अलग अलग कीमतें मांगता है तो क्रेता उससे माल नहीं खरीदेंगे। अतः बाजार में वस्तु की कीमत की जो प्रवृत्ति है वो समान होने की होती है। छठा, बाजार का पूर्ण ज्ञान। वस्तु का एक ही मूल्य हो, इसके लिए क्रेता विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बाजार का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण उनको उचित मूल्य पर प्राप्त होने में वस्तुओं की कठिनाई हो जाती है। ये बात ऊपर भी आ चुकी है, पॉइंट नंबर 4 में इसको दिखा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वस्तु के गुण, यानी बाजार के विस्तार को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 वस्तु के गुण और नंबर 2 देश की आंतरिक दशाएं। तो वस्तु के गुण में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है वस्तु की विस्तृत मांग। किसी वस्तु के बाजार का विस्तृत अथवा संकुचित होना उस वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक विस्तृत होती है उस वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होता है। भाई उदाहरण के लिए गेहूँ है, सोना है, चांदी है, ये जो वस्तुएं हैं इनकी मांग जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, विश्वव्यापी है और इसीलिए इनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, इधर उधर आयात होता है, निर्यात होता है। दूसरा होता है वस्तु की पर्याप्त पूर्ति। वस्तु के बाजार विस्तार के लिए वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप होनी आवश्यक है। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक है और पूर्ति कम है तब वस्तु का बाजार विस्तृत नहीं हो सकेगा। मान लीजिए सहारनपुर में 100 क्विंटल टमाटर की ज़रूरत है जो खपत है डेली की, लेकिन यदि केवल सहारनपुर की मंडी में केवल 50 क्विंटल टमाटर आता है तो निश्चित रूप से पूर्ति प्रभावित होगी। इसलिए वस्तु की पर्याप्त पूर्ति बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। नंबर 3 वस्तु का टिकाऊपन। टिकाऊ वस्तुओं का बाजार क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार संकुचित होता है। उदाहरण के लिए सोना व चांदी का बाजार दूध व सब्जी के बाजार से अधिक विस्तृत होता है। चौथा है वहनीयता। जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से ले जाया जा सकता है, वहनीयता का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनका बाजार विस्तृत होता है। जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है परंतु भार एवं तोल में बहुत कम होती हैं, उनका बाजार बहुत विस्तृत हो जाता है। ऐसी वस्तुओं को लाने में ले जाने में कोई यातायात का अधिक खर्च नहीं होता, अर्थात कम व्यय होता है। पांचवा वस्तु को ग्रेड या नमूनों में बांटने की सुविधा। जिन वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर, भाई ए ग्रेड की है चीज़, ये बी ग्रेड की चीज़ है, मान लीजिए आज दालें हैं या कोई भी चीज़ है, तो हमेशा जो शॉपकीपर होता है वो कहता है जी ए ग्रेड की है, इसके रेट इतने, ये बी ग्रेड की है, सी ग्रेड की है। तो इस प्रकार की वस्तुओं के ट्रेडमार्क निश्चित करके उनका विज्ञापन करके उस वस्तु की मांग देश विदेश में उत्पन्न की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। नंबर 6 है वस्तु का स्थानापन्न न होना। बाजार में यदि किसी वस्तु के अधिक स्थानापन्न विद्यमान है तब उस वस्तु का बाजार संकीर्ण होगा। इसके विपरीत यदि वस्तु को स्थानापन्न विद्यमान नहीं है तब उस वस्तु का बाजार विस्तृत होगा। मान लीजिए स्थानापन्न का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं एक कंपनी की, लेकिन बहुत दूसरी कंपनियों ने भी वही चीज़ बनानी शुरू कर दी, दूसरी कंपनियों का भी वही सामान मार्केट में आ गया और वो सस्ते रेट पे आ गया, तो ऐसे में उसका बाज़ार जो है विस्तृत नहीं हो पाएगा। नंबर 7 वस्तु का विशेष उपयोग एवं फैशन। किसी वस्तु का उपयोग किसी कार्य विशेष के लिए होने लगने पर वस्तु का बाज़ार विस्तृत हो जाता है, जैसे टेलीफोन है। इसके अतिरिक्त यदि कोई वस्तु फैशन में आ जाती है तो उस वस्तु का बाज़ार भी विस्तृत हो जाता है। जैसे आज फैशन के युग में क्रीम है, पाउडर है, चाय का बहुत उपयोग हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी वस्तुओं से मार्केट और ज़्यादा डेवलप होता है। अब आता है देश की आंतरिक दशाएं। दूसरा इसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं सहयोग। किसी वस्तु का बाज़ार विस्तृत होने के लिए आवश्यक है
कि विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोग एवं मित्रता की भावना हो। यदि एक देश दूसरे देश के आयात एवं निर्यात को प्रोत्साहित करता है तब वस्तु का बाजार विस्तृत होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तार तथा विकास होता जा रहा है। दूसरा आता है यातायात के साधन व उत्तम संचार व्यवस्था। यदि देश में यातायात व संचार के अच्छे, सस्ते व विकसित साधन उपलब्ध हैं तो बाजार विस्तृत होता है, क्योंकि इन साधनों के द्वारा किसी एक स्थान विशेष पर उत्पन्न वस्तु को न केवल स्थानीय बाजारों में वरन देश विदेश में भेजा जा सकता है। इसलिए यातायात के साधनों की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, देश में शांति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था। जब देश में सर्वत्र शांति एवं सुरक्षा होती है तथा शासन व्यवस्था उत्तम होती है तब व्यापारियों में व्यापार के प्रति विश्वास व उत्साह बना रहता है, जिसके कारण वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता जाता है। नंबर 4 है उत्पादकों व व्यापारियों में विश्वास व नैतिकता। आज के युग में अधिकांश व्यापारिक कार्य विश्वास पर होते हैं। व्यापारिक भुगतान नकद न होकर चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा होते हैं। ऐसी स्थिति में देश के उत्पादक व व्यापारी एक दूसरे की साख पर विश्वास करके ही लेन देन करते हैं। यदि वह विश्वास समाप्त हो गया तो व्यापार का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। अतः विस्तृत बाजार के लिए उत्पादकों व व्यापारियों का चरित्रवान व ईमानदार होना आवश्यक है। नंबर 5, कुशल मुद्रा व बैंकिंग प्रणाली। किसी वस्तु के बाजार का विस्तार अच्छी बैंकिंग प्रणाली तथा मुद्रा प्रणाली पर निर्भर करता है। मुद्रा मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए तथा बीमा व्यवस्था का भी प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए उसका बीमा कराया जा सके, जिससे देश में बैंकिंग, मुद्रा तथा बीमा की उत्तम व्यवस्था की जा सके। नंबर 6, व्यापार के आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग। आधुनिक युग में व्यापार वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। अतः जिस देश में वस्तुओं का विज्ञापन, प्रचार व प्रसार नई व आधुनिक प्रणाली से समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि के द्वारा किया जाता है, उस देश में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता जाता है। नंबर 7 है सरकार की व्यापारिक नीति। वस्तु के बाजार विस्तार पर सरकार की व्यापारिक नीति का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र व्यापार नीति के परिणाम स्वरूप अनेक वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो जाएंगे। इसके विपरीत संरक्षण की नीति में वस्तुओं का बाजार संकुचित रहेगा। 8वां और लास्ट है पैकिंग का ढंग व शीत भंडार की व्यवस्था। शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज को कहते हैं। शीत भंडार घरों की उचित व्यवस्था होने पर अक्षयशील वस्तुओं का मतलब होता है जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं वो भी दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सकती हैं। वस्तुओं को उत्तम पैकिंग व्यवस्था के द्वारा दूर दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा, कोल्ड स्टोरेज होंगे। लोग सीजन में किसी भी चीज़ को खरीदेंगे, वहाँ उसको लगा देंगे और जब उसके रेट बढ़ेंगे उसको कोल्ड स्टोर से निकाल कर बेचेंगे। तो इसी के साथ ये प्रश्न का उत्तर भी आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।